Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of December 2024. 22 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करिए और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कि प्रेजेंट एंड कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो, उस जगह का नाम। इतना अगर आप कर सके तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोग को। आई होप लाइक तो आप ज़रूर करेंगे क्योंकि कंटेंट मुझे पता है कि आपको इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। शुरू करते हैं। संडे का एनालिसिस है, काफ़ी अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं आज। क्या क्या आए हैं न्यूज़ आर्टिकल्स, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आज हम जानेंगे पहले जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में। विल स्टडी अबाउट दीज टू। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है उसके बारे में जानेंगे, उसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या है, हाईलाइट्स क्या है। ग्रैनीवोरस स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे, व्हाट आर ग्रैनीवोरस स्पीशीज़। एनसीएसटी के बारे में जानेंगे। यूक्रेन और रशिया के कुछ जगहें न्यूज़ में थी। स्क्विरल्स एंड वोल्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आया था। यमन का मैप देखेंगे। एडिटोरियल में दो चीज़ें देखेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में और मणिपुर इशूज़ और एसआईटी के बारे में। SIT STI लिख गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। ये टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट पेज की बात करें तो 55th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल के भी रिसेंटली, और उसमें जीएसटी अलग अलग आर्टिकल्स के रिगार्डिंग जीएसटी के बारे में डिस्कशन किया गया, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि रिव्यू ऑन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के जो डीएसटी के इशूज़ हैं वो अभी सॉल्व नहीं हो पाए, वो आगे बाहर के सेटल नहीं हो पाए हैं। जैसे देखो सेटल क्या क्या हो गया, तो पॉपकॉर्न का टैक्सेशन जो है वो सेटल हो गया है ना। गिफ्ट वाउचर्स के बारे में बताया गया कि दे आर नॉट टैक्सेबल। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स मतलब कि एक ऐसे राइस के पार्टिकल्स जिनमें अलग से विटामिन एंड मिनरल्स ऐड किए गए हों। फोर्टिफाइड राइस का सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन ऐड होता है। याद रखेगा, ये भी लिख लीजिएगा। फोर्टिफाइड राइस का सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की कमी होती है जब, तो उसको ऐड किया जाता है अलग से, और उसमें बीटा कैरोटीन ऐड किया जाता है, ठीक है। यूज्ड कार्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक का कार क्यों ना हो, उसमें भी उसका टैक्सेशन बढ़ाया गया है 12 से 18%। जो सेटल नहीं हुआ है उसमें हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछने वाला है भैया जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताओ, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स सी हियर। मैप हालांकि मैंने सोचा था, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने पीआईबी खोल रखा है, जिसमें पहले हम देख लेते हैं जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 से, तो उसमें जीएसटी के इंक्लूजन से बहुत सारे टैक्स उसके अंदर सबमर्ज हो गए थे, है ना, स्टेट के और सेंट्रल के। तो कौन कौन से स्टेट के टैक्सेस थे और कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस थे जो इंक्लूड किए हो गए। तो स्टेट में है वैट, सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑक्ट्रॉय एंड परचेज टैक्स। ये सारे टैक्सेस जो थे वो इंक्लूड हो गए जीएसटी के अंदर। और सेंट्रल टैक्सेस जो थे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, सर्विस टैक्स, ये सारे इंक्लूड हो गए थे। प्लस एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस, ये सारे इंक्लूड हो गए थे अंडर योर सेंट्रल टैक्सेस भी जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है ना। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सबको पता होगा। इनडायरेक्ट टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि फाइनल जो बर्डन होता है वो कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे ये पड़ता है। एंड 1 जुलाई जो है वो जीएसटी डे के रूप में मनाई जाती है हर साल। 1 जुलाई जीएसटी डे के रूप में मनाई जाती है। ये टाइमलाइन लिखी हुई है किस तरीके से, आप देख सकते हैं, देयर इज अ टाइमलाइन, और इसमें मेंशन भी होगा कि डिस्कशन पेपर कब आया, पहली बार क्या हुआ, कैसे हुआ। फाइनली 1 जुलाई 2017 पर अगर आप आए तो इट वॉज लॉन्च्ड, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017। अगर हम फीचर्स की बात करें जीएसटी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वन नेशन वन टैक्सेशन को की जो भावना है उसको इसने कैरी फॉरवर्ड किया। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके ये एक टैक्स के रूप में लाया गया, ठीक है ना। और ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो जरूर याद रखना। डुअल स्ट्रक्चर है इसका, इसमें एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, और इसमें एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को देखता है। जैसा मैंने बताया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इट इज लेवीड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, इंश्योरिंग सीमलेस क्रेडिट फ्लो एंड रिड्यूसिंग एंड कस्टमर टैक्स बर्डन। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो हर स्टेज ऑफ सप्लाई चेन में इसको लगाया जाता है ना। एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिर इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, मतलब कि बिजनेसेस जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। तो जो बिजनेसेस ने इनपुट के दौरान टैक्सेस पे किए हैं वो बाद में वो क्लेम कर सकते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ताकि डुअल टैक्सेशन ना हो।
स्मॉल बिजनेसेस जो एक टर्नओवर से कम कर रहे हैं बिजनेस, उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है ना। अलग अलग स्कीम्स में, जैसे कंपोजिशन स्कीम इसके अंतर्गत आती है। ऑनलाइन कंप्लायंस का इसमें प्रोविजन है, जैसे जीएसटीएन पोर्टल बनाया गया जिससे आप रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना। एंड एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स भी हैं, मतलब कि जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर्स तक पास हो सकें, इसके लिए एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, ताकि जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर्स तक पास हो सके और बिजनेसेस कोई ऐसी अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिस ना करें, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंक्रीज्ड कॉम्प्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, एग्जाम्पशंस भी कुछ सेक्टर्स को दिया, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड या फिर रिड्यूस्ड जीएसटी है ऐसे सेक्टर्स में, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। जीएसटी काउंसिल मैंने लास्ट में लिख रखा है, दूसरा एक आज 2-3 आर्टिकल आए तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है ना। और आगे मूव करते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड न्यूज जो कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछते ही जब भी ये रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में रिलीज होती है ये, और इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो है वो इसको रिलीज करता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, याद रखेगा, देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। ये 2023 की है, हर 2 साल में निकलती है ना। अब इस बार जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि देयर इज इंक्रीज, जो कि फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में इंक्रीज देखने को मिला है आपको। 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है, और अब जो परसेंटेज है करंटली इंडिया का वो 25.17% है। 25.17% जो एरिया है इंडिया का, वो दैट इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इसमें फॉरेस्ट कवर 21.76% है और ट्री कवर 3.41% है, ठीक है ना। याद रखिएगा 25.17% टोटल एरिया और ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर, एंड फॉरेस्ट कवर इसमें से 21.76% है और ट्री कवर इसमें 3.14% है, ठीक है ना। ओवरऑल इंक्रीज जो मैंने आपको बताया ना कि 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला, सो दैट इज वन थिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो डिफाइन करता है फॉरेस्ट कवर को, वो क्या बोलता है? फॉरेस्ट कवर इज अ लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10%। याद रखिएगा 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, एंड कवरिंग एटलीस्ट 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के एरिया में कम से कम 10% से ज्यादा जब ट्री कैनोपी एक्सीड करती है तो वो फॉरेस्ट एरिया में आता है ना। एंड इसके अलावा फॉरेस्ट इन आईएसएफआर आल्सो इंक्लूड्स प्लांटेशंस, तो प्लांटेशंस को भी फॉरेस्ट के अंतर्गत डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। हालांकि कई लोग इसको कॉन्ट्रोवर्शियल मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया जो अंडर ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, चूंकि प्लांटेशंस है तो उसको आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो, बट that is included. And FSI also counts the trees which are outside the forest, और उसमें को फिर वो ट्री कवर में नापते हैं। अगर मान लो कैनोपी लेस देन 10% है या फिर 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है तो फिर उसको ट्री कवर में नापना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो ये है कि इंडिया ने ऑलरेडी कार्बन सिंक क्रिएट कर लिया है 2.29 बिलियन टन का ओवर 2005 लेवल। 2005 के लेवल से 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक उन्होंने प्रिपेयर कर लिया इंडिया ने, और ये इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमारे आईएनडीसीज हैं उनको भी फुलफिल करता है। पेरिस एग्रीमेंट के लिए जो आईएनडीसीज हमने बनाए थे तो उसमें हमने कहा था कि हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 बिलियन टन का बाय 2030, लेकिन हमने पहले ही 2.29 बिलियन टन बना लिया है ना। 2.29 बिलियन टन बना लिया, सो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू फुलफिल दैट। 2.5 बिलियन टन हमको बनाना है और 2.29 बिलियन टन ऑलरेडी हम बना चुके हैं 2005 लेवल से, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांटेशंस को इंक्लूड करना काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि उसमें अंडर ग्रोथ नहीं होती है जैसा कि फॉरेस्ट में होता है। तो दैट इज वन थिंग विच इज देयर, है ना। अब मैं कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स बता दूं आईएसएफआर जो आपको जानने जरूरी। टॉप 4 स्टेट्स जहां मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का वो है छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। टॉप 3 स्टेट जहां पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो है मिजोरम, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, है ना। एंड एरिया वाइज जो टॉप 3 फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो है उसमें आता है मध्य प्रदेश सबसे पहले ज्यादा,
एरिया वाइज, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। और अगर एरिया वाइज टॉप 3 केवल लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें, अभी फॉरेस्ट्री एक बोलते हैं, एक फॉरेस्ट बोलते हैं, केवल फॉरेस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि फॉरेस्ट कवर सबसे अधिक कहाँ है, तो परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप में 91.33% है ना, उसमें उसके बाद मिजोरम है 85.34 और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है 81.62%। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये और आपको समझ में भी आ गई होगी तो अच्छी बात है। लाइक इसीलिए तो बोलता हूँ करा करो यार, कंटेंट आपको मैं बिल्कुल अच्छा प्रोवाइड करूंगा, लेकिन लाइक तो आप लोग अपने एंड से कर दिया करो। 100-150 लाइक करो कम से कम, मजा आया। 200-300 लाइक करो, 400 लाइक करो। यहाँ पे बात चल रही है एनसीएसटी के बारे में। यहाँ जो न्यूज़ है वो आपको जानना जरूरी नहीं है, टेम्पल मैनेजमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया। एनसीएसटी की बात करें तो एनसीएसटी इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फरवरी 19 2004 में, फरवरी 19 2004 में। इसके पहले हालांकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एक मर्ज थी, है ना, लेकिन 89th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2004 में, याद रखिएगा 89th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने इसको बाइफरकेट किया। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था वो आर्टिकल 338 बन गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को 338A बना दिया गया। याद रखिएगा 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है और 338 अगर लिखा है केवल तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। और ये 89th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। अब इसके पावर्स की अगर बात करूं तो उसके पास एक सिविल कोड की पावर होती है, कैन समन इंडिविजुअल्स रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, कंडक्ट इंक्वायरीज ऑन मैटर्स अफेक्टिंग एसटीज एंड ऑल, है ना। इसके अलावा आपको बता दूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये सारे फैक्ट्स तो आपको पता हो गए होंगे। इसके अलावा जो कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। एंड इसके अलावा जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर है दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पार्लियामेंट नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी आपको वहां दे देगा पार्लियामेंट, बट यहाँ पे याद रखेगा एनसीएसटी की जो टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड सर्विसेज हैं दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा टेन्योर की बात करें तो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर रूल्स हैं वो बताते हैं इसके बारे में कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स जो हैं दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी अज्यूम्स सच ऑफिस। इसके अलावा चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। 2 बार से ज्यादा इनको अपॉइंटमेंट का हक नहीं रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टेन्योर 3 साल का, ये भी समझ में आ गया होगा। 2004 में अलग से रूल्स आए थे, ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है व्हाट आर इंडियाज प्लान्स फॉर क्वांटम सैटेलाइट्स, और दूसरा देखो व्हाई हैव मणिपुर एसआईटी मेड लिटिल प्रोग्रेस। तो दोनों हम देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ मणिपुर एसआईटी के बारे में बताता हूँ। चलो मणिपुर एसआईटी के बारे में। अभी हुआ क्या था, मणिपुर में वायलेंस हुआ, आप सबको पता है। वायलेंस हिट मणिपुर था जहाँ पे कई सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए अगेंस्ट वुमेन, मर्डर, लूट, ये सारी चीजें हुई, आर्सन हुआ, एथनिक वायलेंसेस हुए। इसको देखते हुए 2023 अगस्त 7 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की 42 एसआईटीज, 42 SITs were formed to probe 6,523 FIRs। 6,523 FIR थी जिनको कि एनालाइज करना था और इसके लिए 42 SITs क्रिएट की गई। याद रखिएगा कुछ FIRs 0 FIRs थी। मैं पहले आपको 0 FIR का कंसेप्ट बताता हूँ। तो लिखा ना 0 FIR, तो 0 FIR वो होती है जैसे मान लो आप थाना किसी ए थाने के हैं, लेकिन अब आपके साथ कुछ कांड हो गया कहीं दूसरे स्टेट में बी थाने के सामने, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बी थाने में भी आप FIR लिखा सकते हैं। या मतलब आप जहां के हैं वहां जहां आपके साथ केस हुआ है वहां ना लिखवा करके आप दूसरी जगह भी लिखवा सकते हैं अगर आप चाहें। मतलब FIR अब आप कहीं पे भी लिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी जगह पे हो जहां पे वो केस आपके साथ हुआ है या जहां के आप वासी हैं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ये कहलाता है कंसेप्ट 0 FIR का। मतलब कि जहां पे आपके साथ केस हुआ है वहां पे अगर आप नहीं लिखा पा रहे हैं तो बाहर आप कहीं पे भी लिखा सकते हैं FIR, बाद में वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है ना, इसको 0 FIR का कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मणिपुर एसआईटी है उसके बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूँ। तो मणिपुर एसआईटी में 42 एसआईटी बनाई गई है, जिसका ये पता चला है कि चार्जशीट केवल 6% केसेस में ही
फाइल की गई है। केवल 6% केसेस जो हैं ऑफ द रजिस्टर्ड 3023 केसेस, उनमें केवल 6% केसेस में ही चार्जशीट फाइल की गई है। तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो रिकमेंडेशन था मणिपुर गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें करते हुए 3 कैटेगरीज में एसआईटीज बनाई थी। पहली तो थी एफआईआर रिलेटेड टू मर्डर एंड हीनस क्राइम, दूसरा सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, दूसरी तरीके के एसआईटीज, और तीसरी जो थी वो थी क्राइम सच एज लूट एंड आर्सन, है ना। तो ये 3 कैटेगरीज में एसआईटीज बनाई गई थी, ठीक है ना। इनको हेड करने के लिए एसपी रैंक का ऑफिसर था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर था, डेप्यूटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा इसका 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स, 6 सब इंस्पेक्टर्स एंड 12 कॉन्स्टेबल्स, ये भी इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस आए हैं जिन कारण से डिले और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ द कि डिले क्या है। सबसे पहली बात तो जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो टीम्स हैं वो ट्रेवल करने के लिए लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रगड ट्रेन, ये सारी चीज़ें, टरेन है वहाँ पे, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ आ रहे हैं, लॉजिस्टिकल इशूज़ आ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट इशू तो वहाँ है। दूसरा जैसे है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो लैंग्वेज इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है मणिपुर की वो बहुत सारे जो बाहर के ऑफिसर्स जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है ना। टीम्स विच आर हेडिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, फॉर इसी कारण से स्टेटमेंट कलेक्शन में भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर विक्टिम्स हैव चेंज्ड देयर फोन नंबर्स, विक्टिम्स ने चेंज कर दिए फोन नंबर्स, दैट इज अगेन इशू। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि जैसे एफआईआर अगर कोई रजिस्टर्ड है इम्फाल में, जो कि वैली एरिया है, तो अगर कोई हिल डिस्ट्रिक्ट का आदमी आ रहा है ना, तो वो फिर वो भी वही वैली वाले को अपना स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा है ना, तो ये भी डिले कर रही है। इसके अलावा जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं दे आर नॉट फीलिंग कंपैटिबल, है ना, एथनिक डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर द चैलेंजेस जिस कारण से डिले हो रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है दूसरा जो आर्टिकल हमको डिस्कस करना था, व्हाट आर द इंडियाज प्लान्स फॉर क्वांटम सैटेलाइट्स। तो लेट मी टेक दिस फ्रॉम नोट्स पोर्शन, नोट्स से मैं इसको उठा लेता हूँ ताकि इसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मणिपुर एसआईटी अपन ने डिस्कस कर ली है, ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग ना, हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बताया नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था नेशनल क्वांटम मिशन अप्रैल 2023 में, यूनियन कैबिनेट ने कर दिया था, और 6000 करोड़ का इसमें 2023 से लेकर 2031 के लिए बजट प्रोविजन किया है। 6000 करोड़ 2023 से 2031 अप्रूव्ड इन अप्रैल 2023 बाय यूनियन कैबिनेट, ठीक है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेलरेट द यूज ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू डेवलप एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम। इस पूरे आर्टिकल में जो मेन चीज़ है ना, वो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम आपका इंक्रिप्शन के बारे में मेंशन है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑथर ने बात की भाई ये क्वांटम सैटेलाइट से क्या यूज़ करोगे। क्वांटम सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी वो क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी फॉर कम्युनिकेशन, और इसमें आप इंटरसेप्शन से बच सकते हैं, मतलब कि आप इसकी टैपिंग से या इसके आप कॉम्प्रोमाइज़ होने से बच सकते हैं कम्युनिकेशन से। तो आप सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हो यूजिंग द क्वांटम सैटेलाइट्स। क्वांटम कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्वांटम कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो करंट इंक्रिप्शन है वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इंक्रिप्शन जो है, करंट इंक्रिप्शन जो ब्रेक हो सकता है। लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है, यानी क्वांटम मैकेनिज्म का यूज करते हुए अगर आप उसको इंक्रिप्शन करोगे तो दैट इज मोर सिक्योर मेथड। तो इसमें एक कंसेप्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD लिखा हो ना, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंश्योर करता है सिक्योर शेयरिंग ऑफ इंक्रिप्शन कीज बिटवीन टू पार्टीज। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 पार्टीज के बीच में ही की ट्रांसफर करता है, एक जो जहां से सोर्स है और जहां पे डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। तो काफ़ी वो है, और इसमें ईव्स ड्रॉपिंग नहीं हो सकती, मतलब कि बीच में आप नहीं छेड़खानी कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ टू फीचर्स। एक क्वांटम मेजरमेंट होता है जो क्वांटम स्टेट को हर समय मेजर करता रहता है, और अगर क्वांटम स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो वो इंटरसेप्शन को बता देगा। तो क्वांटम मेजरमेंट, और दूसरा क्वांटम इंटेंगलमेंट, है ना, मतलब अगर आप एक जगह पार्टिकल को चेंज करते हो तो वो दूसरी जगह भी चेंज हो जाएगा, तो सिग्नल टैम्परिंग हो जाएगी इससे। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम मेजरमेंट के थ्रू QKD को सिक्योर रखा जाता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को। तो QKD में जो लीडर है वर्ल्ड का वो है चाइना। अभी तक चाइना ऑपरेट करता है लार्जेस्ट QKD नेटवर्क, है ना, याद रखिएगा। इंडिया भी कोशिश कर रहा है। इसी के लिए रिसेंटली, अब आपको याद हो तो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई किया है हैनले लद्दाख को एज एन आइडियल फॉर सैटेलाइट बेस्ड QKD विद बीम रेंज ऑफ 500 किलोमीटर।
तो हैनले को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर सैटेलाइट बेस्ड क्यूकेडी, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, क्यूकेडी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो आया है दिस इज योर स्क्विरल्स एंड वोल्स। तो यहाँ पे स्क्विरल्स क्या स्क्विरल्स ग्रैनीवोरस होती हैं, तो लिखा देखो ग्राउंड स्क्विरल्स क्या स्ट्रिक्टली ग्रैनीवोरस होती है। तो पहली चीज तो ग्रैनीवोरस क्या है, तो ग्रैनीवोरस का मतलब वो है जो ग्रेन्स खाती हो छोटे छोटे, उनको ग्रैनीवोरस बोलते हैं, याद रखिएगा, दैट इज वन थिंग। तो अभी तक जो स्क्विरल्स थी यानी कि जो आपकी गिलहरियां थी ग्राउंड स्क्विरल्स, उनको ग्रैनीवोरस माना जाता था, बट अभी पता चला है कि ये ग्रैनीवोरस नहीं होती है, ओमनीवोरस भी होती हैं। ओमनीवोरस मतलब कि ये कुछ भी खा सकती हैं। तो अभी पता है ये वोल्स नाम के एक रॉडेंट होता है, वोल्स आर अ रॉडेंट। कैलिफोर्निया में देखा गया है कि ये उनको वोल्स को भी मार सकती हैं, खा सकती हैं वोल्स को भी। तो दैट इज वन थिंग विच इज देयर, जहां से पता चलता है कि जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं दे आर ओमनीवोर्स, दे कैन बी कार्निवोर्स एज वेल, एंड दे आर नॉट स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स, सॉरी ग्रैनीवोर्स, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या है। यहाँ पे देखो लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। हिमाचल प्रदेश ने क्योटो प्रोटोकॉल से को इन्वोक करके कहा कि भाई हमको जीएसटी से थोड़ा रिलीफ दो। तो आपको ठीक है, जीएसटी से रिलीफ तो अलग बात है, लेकिन हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। लेट मी टेल यू अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इसका है रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। लीगली बाइंडिंग है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स इंपोज करती है ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। 2005 में ये फोर्स में आई, क्योंकि इसके लिए रेटिफिकेशन चाहिए था एटलीस्ट 55 कंट्रीज का, अकाउंटिंग फॉर एटलीस्ट 55% ऑफ ग्लोबल जीएचजी एमिशंस, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो इसमें फॉलो होते हैं वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल रही हैं एमिशन के लिए, तो उनको ज़्यादा काम करना चाहिए, और डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज़्यादा इसका फोकस है। मतलब बाइंडिंग टारगेट्स जो हैं वो केवल एनेक्स 1 कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए हैं। इसमें कमिटमेंट पीरियड 2 थे। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 का था, 1990 लेवल से 5.2% कम करना था, और सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो था वो 13 से 20 तक था। कुछ मैकेनिज्म्स हैं जैसे कार्बन ट्रेडिंग है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ये भी क्योटो प्रोटोकॉल का है ना, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो याद रखिएगा, तीनों मैकेनिज्म याद रखिएगा। एमिशन ट्रेडिंग जिसको कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं, आप कार्बन ट्रेडिंग तो मैंने समझाई भी है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहे हो, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का ये मतलब होता है। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि कंट्रीज कैन इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी काउंसिल लिखी हुई है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता हूँ। जीएसटी काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, 279A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत बनाई गई है। इसमें होते हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनेंस, एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस और टैक्सेशन इन एनी अदर मिनिस्ट्री, है ना, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होते हैं इसके मेंबर्स। और आर्टिकल 279A(1) जो है उसने कहा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन हैज, ये आपका 60 दिनों के अंदर प्रेसिडेंट विल विद इन 60 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A, है ना, तो ये कहा था 60 दिन के अंदर बननी चाहिए। इसके अलावा 279A(4) के अंदर जो है वो बताया गया है कि क्या क्या काम करेगा। तो उसमें लिखा है कि इट विल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन स्टेट ऑन इंपॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू जीएसटी, है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेंगे, मॉडल जीएसटी लॉस क्या रहेंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें 279A(4) के तहत जीएसटी काउंसिल करेगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काउंसिल्स ने रिजेक्ट कर दिया है एयरलाइंस के एटीएफ के कॉल को। तो एयरलाइंस कह रही थी कि एटीएफ यानी कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसको जीएसटी के अंदर ला दिया जाए, बट वो नहीं हो पाया। याद रखिएगा, करेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वही टैक्स करती है एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल को। टैक्स कौन करता है? करंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे पेट्रोल और डीजल को वही करती है ना, वैसे ही एविएशन टरबाइन फ्यूल भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको पता चल गई। यमन का है, तो देखो यमन का मैप आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द मैप ऑफ यमन।
है ना। तो आई थिंक दिस इज द यमन मैप। यमन के बॉर्डर दो कंट्रीज से होते हैं, पहला आपको ऊपर दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया, एंड सेकंड आपको यहाँ पे ओमान दिख रहा होगा। तो यमन बॉर्डर्स टू कंट्रीज, वन इज सऊदी अरेबिया एंड वन इज ओमान। यमन के अंदर रूबल खली डेजर्ट भी आता है थोड़ा सा। रूबल खली वैसे सऊदी अरेबिया का मेन डेजर्ट है, बट यमन में थोड़ा पार्ट आता है। देन इसकी कैपिटल यमन की है सना, आपको दिख रहा होगा सना, और यहाँ पे तईज दिख रहा होगा, एडन दिख रहा होगा। इसके अलावा एक बहुत होडेडा भी आज न्यूज़ में आया था, होडेडा, वो भी यहीं पे है। मैप में नहीं दिख रहा है लेकिन याद रखेगा। वाटर बॉडी में रेड सी आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न पार्ट में, जो ये आपका जिबूती वाला पोर्शन है, वहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे बाबेल मंडेब दिख रहा होगा। बाबेल मंडेब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में आ रहा है बाबेल मंडेब, तो वो भी याद रखेगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैप है, आप देख सकते हैं फिर से। अल हुदायाद एक जगह भी दिख रही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो मैंने आपको होडेडा बताई थी, यहाँ पे देखो लिखा भी है, हाउदी रेबल हेल्ड कैपिटल सना एंड पोर्ट सिटी ऑफ होडेडा। तो ये अब दोनों याद है, सना तो मैंने आपको दिखा दी, होडेडा भी है, ठीक है। दैट इज अ थिंग। एक और आया है, एक और जगह आई थी यहाँ पे, वो पता नहीं मिल नहीं रही। यहाँ पे देखो लिखा देनाली फॉल्ट, यस 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 यस, दिस इज देनाली फॉल्ट। ये मैंने आपको हेडिंग में नहीं बताई, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देनाली फॉल्ट के बारे में आया है, तो लेट्स सी। देनाली फॉल्ट का जो लोकेशन है वो है अलास्का के पास, ये रन करता है ये फॉल्ट तो आपको पता है ना कि जब प्लेट में एक हल्का सा दर्रा आ जाए तो उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो अलास्का में रन करता है, यूकॉन टेरिटरी नाम की जगह है, वहाँ से इट फॉर्म्स अ लार्ज बाउंड्री। और ये फॉल्ट बना क्यों था, फॉर्मेशन क्या था, क्योंकि कलीजन हुआ था पैसिफिक प्लेट का नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। पैसिफिक प्लेट का नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से कलीजन हुआ, तब जाकर के ये फॉल्ट बना। और इस फॉल्ट में जब फॉल्ट बनती है तो क्या होता है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट होती है, और वहाँ पे बहुत अर्थक्वेक जोन बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अलास्का यूकॉन टेरिटरी याद रखना। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, मतलब कि जो प्लेट्स हैं दे स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, है ना। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है ये। द टेक्टोनिक प्लेट्स दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, स्लाइड पास्ट ईच अदर मतलब कि एक तरीके से मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के जैसा होगा, है ना। एंड स्लाइड पास्ट उसी में होता है ना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में। बट ऑब्वियस बात है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी आपका अर्थक्वेक कॉज करता है ना। वोल्केनिज्म नहीं करेगा लेकिन अर्थक्वेक तो कॉज करेगा ना, तो याद रखिएगा। And it's a collision on the Pacific plate versus North American plate. So I hope you got clarity. Denali fault भी समझ गए होंगे. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.